Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to BPSC TRE Mock 5. So पहले तो ये बता दो, am I clearly audible to everyone? सभी लोगों को क्लियरली आवाज आ रही है और डिस्प्ले पे मॉक क्लियरली दिखाई दे रहा है? जल्दी से बता दीजिए, क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है? ओके, आवाज भी क्लियर है? यस, डन. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फटाफट से शुरू करेंगे हम लोग आज का मॉक. सो देखिए, आपका आज का मॉक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. आपसे पूछा जा रहा है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या स्रावित करते हैं. एंटीजन, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स या फिर इंटरफेरॉन्स. जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या सिक्रीट करते हैं. तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या सिक्रीट करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं. देखो, काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है. अब तो पेपर को 1 ही 2 दिन बचे हुए हैं. अब क्यों गड़बड़ कर रहे हो? अब तो गड़बड़ करने का टाइम बचा ही नहीं है. देखो, पैथोजन होते क्या है. कोई भी जो डिजीज करे, मान लो वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी ऐसी चीज है जो डिजीज करता है, वो क्या कहलाता है? पैथोजन. मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये सैल्मोनेली टाइफी नाम का बैक्टीरिया है. क्या है ये? सैल्मोनेली टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है. ठीक है. अब ये जब आपके अंदर जाएगा ना, तो ये क्या करेगा? ये आपके अंदर टाइफॉइड कर देगा, टाइफॉइड नाम की बीमारी कर देगा. पूरा का पूरा बैक्टीरिया आपके अंदर टाइफॉइड या बुखार नहीं करता. इस बैक्टीरिया का एक छोटा सा हिस्सा होगा. इस बैक्टीरिया का एक छोटा सा हिस्सा होगा, यानी कि एक छोटा सा, इट इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया. ये छोटा सा एक बैक्टीरिया का हिस्सा होगा जो आपके अंदर बुखार के लिए, सिम्टम, किसी भी तरीके के लक्षण के लिए या टाइफॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बैक्टीरिया का ये छोटा हिस्सा जो आपके अंदर किसी भी रोग का कारण बनता है, बैक्टीरिया के इस पार्ट को कहा जाता है क्या? एंटीजन. इस पार्ट को क्या कहा जाता है? एंटीजन. तो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने अंदर से क्या सिक्रीट करते हैं? ये अपने अंदर से सिक्रीट करते हैं एंटीजन. तो पैथोजन किसे कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को. पैथोजन क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता है रोगाणु.
तो अगर कोई पूछता है कि रोगाणु क्या होते हैं, तो रोगाणु में आप क्या बता देंगे? रोगाणु क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके अंदर किसी भी तरीके की बीमारी करने वाले जो जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पैथोजन। इस पैथोजन का वो छोटा सा हिस्सा, इस पैथोजन का वो छोटा सा हिस्सा जो लक्षण का कारण बनेगा आपके शरीर में, किसी भी बीमारी के लक्षण को दिखाएगा, वो कहलाएगा एंटीजन। वो क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है। और जिस भी मीडियम से, जिस भी माध्यम से या आपके शरीर में एंटर करेंगे, उस माध्यम को कहा जाता है वेक्टर। अब ये वेक्टर हवा भी हो सकती है, ये वेक्टर पानी भी हो सकता है बैक्टीरिया हवा से आपने सांस ली तब चला गया, हो सकता है आपने गंदा पानी पिया उसमें ये बैक्टीरिया था, इंसेक्ट हो सकता है मक्खी आपके ऊपर बैठी वो इस बैक्टीरिया को लेके आई थी, आपने कोई खाना खाया उसके अंदर ये बैक्टीरिया था, है ना, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये चीजें माध्यम क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा था पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करते हैं, तो आप बता देते पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या सीक्रेट करते हैं? एंटीजन सीक्रेट करते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि आपके शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बताइए इसका क्या कारण हो सकता है? थायराइड ग्लैंड ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? थायराइड ग्लैंड आपके गले में मौजूद होते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसके अंदर भी क्या है, मेजॉरिटी ने करेक्ट आंसर दे दिया है। इसका मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है कि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में आयोडीन की कमी है। चलो यहाँ मेजॉरिटी सही आंसर दे रही है तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला आपसे पूछा जा रहा है रतौंधी नाम की बीमारी है। ये रतौंधी नाम की बीमारी आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है? देखो आपको कुछ कुछ बीमारियां हैं, देखो कुछ मेन बीमारियां होती हैं, जैसे आपको नाइट ब्लाइंडनेस पता होना चाहिए। रतौंधी जिसे कहा जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? एक बीमारी होती है जीरोपथैल्मिया। एक बीमारी होती है कौन सी? जीरोपथैल्मिया। इसमें क्या होता है? आपके आंखों के आंसू सूख जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? आपके आंखों के आंसू सूख जाते हैं। ये किस विटामिन की कमी से होती है? दूसरा आपकी मेन इंपॉर्टेंट बीमारी है बेरी बेरी। आपको ये पता होना चाहिए किसकी कमी से होती है। एक बीमारी होती है पेलिग्रा, ये आपको पता होना चाहिए किसकी कमी से हो रही है। एक बीमारी होती है स्कर्वी, है ना। एक बीमारी है कौन सी? आपकी रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये आपको पता होना चाहिए किसकी कमी से हो रही है। और एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है कौन सी? हीमोफीलिया, जिसमें आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, उसकी कमी से आपकी दो बीमारियां होती है, कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपथैल्मिया। फिर आता है आपका विटामिन बी1। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी1 को कहा जाता है थाइमीन। थाइमीन की कमी से होती है बेरी बेरी नाम की बीमारी। दूसरा है आपका विटामिन बी3, इसकी कमी से होती है पेलिग्रा नाम की बीमारी। विटामिन बी3 को कहा जाता है नियासिन। विटामिन बी3 को क्या कहते हो? नियासिन, ठीक है। एक होता है आपका विटामिन बी9, उसे कहा जाता है फॉलिक एसिड। विटामिन बी9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन सी, जिसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। जिसे क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। फिर आता है आपका विटामिन डी, जिसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होती है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी। और लास्ट है आपका विटामिन के, जिसे हम कहते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, इसकी कमी से होती है आपको हीमोफीलिया नाम की बीमारी, ठीक है। तो ये कुछ मेन बीमारियां हैं। ये बीमारियां आपको जरूर 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 याद
होनी ही चाहिए, इसका टेबल बना लेना और दिन रात इसे देख के जाना। ठीक है, अगला क्या है बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो केवल और केवल महिलाओं के अंदर ही पाया जाता है? कौन सा ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो केवल महिलाओं के अंदर पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, ओवरी यानी कि अंडाशय, और एडिनॉइड ग्लैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड। इसका देखो, थायराइड दोनों में होता है। आप जानते हो थायराइड की कमी से गॉइटर नाम की बीमारी होती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड सूज जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, है ना, कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, तो बता दीजिएगा हाइपोथैलेमस है। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। ओवरी है, ओवरी आपकी पाई जाती है किसके अंदर? केवल और केवल फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये ग्लैंड है, ग्रंथि है, तो इसके अंदर से हार्मोन्स भी निकलेंगे। इसके अंदर से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल हार्मोन, इनमें से कौन सा महिलाओं का हार्मोन है, तो बता दीजिएगा ईस्ट्रोजन, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं में बनता है। और अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना, गर्भाशय के समय कौन सा हार्मोन बनता है, तो गर्भाशय के समय जो हार्मोन बनता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो आपका गर्भपात हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है ना, जब लेडीज डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर 3 चीजें लिखते हैं डॉक्टर पेशेंट को, मतलब उस पेशेंट को नहीं, उस महिला को 3 चीजें डॉक्टर देती है। एक तो उसे कैल्शियम का सप्लीमेंट देती है हमेशा डॉक्टर, एक हमेशा उसे फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में हमेशा अनीमिया देखा गया है, खून की कमी देखी गई है, तो उसके लिए विटामिन B9 बहुत जरूरी होता है खून बनने के लिए। तो कैल्शियम दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दिया जाता है। ये 3 चीजें उसकी लगातार चलती रहती हैं ताकि उसकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक चलती रहे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, इनमें से कौन सा एक किडनी का फंक्शन नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछा गया है कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है। रक्त के पीएच को संतुलित बनाए रखना, या शरीर में मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, एंटीबायोटिक का उत्पादन करना, या फिर रक्त के अंदर से ऑस्मोटिक दबाव को भी नियंत्रित करके रखना। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो आपने देखा होगा आपकी जो किडनी होती है ना, उस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी के अंदर क्या होते हैं? किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन्स कुछ देखने में इस तरीके के लगते हैं। सॉरी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि देखने में कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये सर ने पढ़ाया होगा। नेफ्रॉन के इस वाले हिस्से को बोला जाता है बोमन्स कैप्सूल। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल।
तो आपका जो पूरा किडनी का काम है ना, वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। किडनी 3 स्टेप में काम करती है। पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का, यानी कि खून को छानना। दूसरा स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन का, यानी कि पुनः अवशोषण करना। और तीसरा होता है फिर आपका सीक्रीशन का, यानी कि श्रावण का काम। तो बोमन्स कैप्सूल क्या करता है, ब्लड में से प्रोटीन को छोड़ के सारी चीजें क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। बोमन्स कैप्सूल क्या करता है, ये छन्नी जैसा होता है, छेद होते हैं इसमें। तो बोमन्स कैप्सूल क्या करता है, सिर्फ प्रोटीन को ब्लड में छोड़ देता है, बाकी सब छान देता है। अब सबका मतलब क्या हुआ, उसने वेस्ट के साथ साथ ग्लूकोज को भी छान दिया, विटामिन को भी छान दिया, मिनरल्स यानी कि खनिज को भी छान दिया, जितने आयंस थे उनको भी छान दिया। अब ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या होगा, जब ये सारा पदार्थ छना हुआ यहाँ जाएगा, इसे डीसीटी पीसीटी के नाम से पढ़ा होगा आपने, डीसीटी पीसीटी, है ना। तो जब यहाँ पे ये सारी चीजें जाती है ना, तो यहाँ पे मौजूद होती है आपकी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे डीसीटी पीसीटी के चारों तरफ क्या लिपटी हुई होती है, आपकी रुधिर वाहिका लिपटी हुई होती है। तो वो रुधिर वाहिका क्या करती है, वो ब्लड वेसल्स इसके अंदर से सारा ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस, इन सबको क्या कर लेते हैं, रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो स्टेप नंबर 1 हुआ, बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो गया। फिर डीसीटी पीसीटी में स्टेप नंबर 2 हुआ, यानी कि रीएब्सॉर्प्शन हो गया। तो अब ये जितना भी ग्लूकोज था, विटामिन था, मिनरल था, आयन थे, ये रीएब्सॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, रीएब्सॉर्ब होने के बाद अब ये वाला हिस्सा कहलाता है क्या, ये वाला हिस्सा कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट, श्रावण नली। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है श्रावण नली, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अब जितना भी आपका सारा वेस्ट था और वाटर था, दोनों मिलके यूरिन बना लेंगे, और वो यूरिन यहाँ पे आपका पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से किडनी से बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा, किडनी से बाहर उसे स्रावित कर दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर जो 3 है आपका, वो स्टेप नंबर 3 होता है आपके इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का पूरा पीएच रेगुलेट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके ब्लड का पीएच रेगुलेट हो रहा था। कैसे, जब आपकी ये सारी रुधिर वाहिका आयंस को रीएब्सॉर्ब करती हैं, पुनः स्रावित कर, पुनः अवशोषित कर लेती हैं, तो ब्लड का पीएच क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को उसने निकाल दिया सारे शरीर में से। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट मौजूद है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका आयंस की वजह से ही मेंटेन होता है, तो वो भी आपका क्या हो गया, रेगुलेट हो गया। जो एक काम किडनी ने नहीं किया, वो एक काम क्या था कि वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। एंटीबॉडीज बनाने का काम किसका होता है, एंटीबॉडीज बनाने का काम होता है लिम्फोसाइट का, WBC का। कहिए यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने बताया था, बाकी चीजें मैं इतनी एक्सप्लेन नहीं करूंगी अब। ठीक है, तो ये 3 स्टेप समझ में आ गए, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन, 3 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे, ये तो देखो कई बार मैंने आप लोगों को हिंट दे दे के भी समझा दिया है। जल्दी से बताओ, इसे तो बिल्कुल भी गलत मत करना। जल, अगर थोड़ा बहुत भी हिंट याद हो तो मैंने बता दिया। जल मैंने बताया था कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ से फूड, फ से फ्लोएम, ज से जल, ज से जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला बताइए। अगला कह रहा है जब आप एक्साइटेड हो जाते हैं उस टाइम पे आपका कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एक्साइटमेंट के टाइम पे आपका कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है।
चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है। क्या होता है, मान लो अगर कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, आपकी कभी भी लड़ाई हो गई, आपकी किसी से भी लड़ाई होती है, तो मुक्केबाजी होगी, लात घूस से बचेंगे। और जब लात घूस से बचेंगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा? बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होगा, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। तो जैसे ही आपकी लड़ाई होगी ना, तो आपके किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप के कुछ ग्लैंड मौजूद होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या करेंगे? ये अपने अंदर से एक हार्मोन सिक्रीट करेंगे। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन। ये एड्रेनालिन हार्मोन मैसेंजर का काम करेगा और ये मैसेज लेके जाएगा किसके पास? हार्ट के पास। क्या मैसेज देगा हार्ट को? कि भैया हार्ट, मैडम शालिनी की लड़ाई हो गई है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो आप जल्दी से क्या करो, ज्यादा से ज्यादा खून दो। तो ये हार्ट क्या करेगा? ये हार्ट अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। और जब रक्तचाप बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर खून का प्रवाह भी बढ़ जाएगा। खून का प्रवाह बढ़ते ही ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनने लगेगी। तो क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में यही एड्रेनालिन नाम का हार्मोन बनता है, इसीलिए इस एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्या कहते हो इसे? इमरजेंसी हार्मोन। अब जब मेरे लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई के टाइम पे मेरे पास दो ही ऑप्शन था, या तो मैं लड़ती, या अगर मैं लड़ने लायक नहीं हूं तो मैं वहां से भाग जाती। तो इसीलिए इसको हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है, लड़ो या उड़ो का हार्मोन भी कहा जाता है। अगला बताइए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है? उसे थर्मोस्टैट बोला जाता है। थर्मोस्टैट बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड को? देखिए जल्दी से, तो क्या होगा? पीनियल ग्लैंड को तो बोला जाता है थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड को क्या कहते हैं? थर्ड आई कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। और यही क्या है? आपका थर्मोस्टैट भी है, यानी कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अब ये आपका बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, और यही वो, ध्यान से सुनिएगा, यही वो ग्लैंड है जो आपका पेपर पास करवाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कैसे पेपर पास करवाएगा ये ग्लैंड? ये ग्लैंड आपका पेपर इस तरीके से पास करवाएगा कि जब आप पेपर में जाओगे और आंसर लिखोगे, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मैडम ने, सर ने मुझे क्या पढ़ाया था। तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। जब आप सोचेंगे तो आपकी मेमोरी से आपको याद आएगा कि क्या क्या पढ़ाया गया था। तो सारी मेमोरी भी कहाँ स्टोर होती है? आपके इसी हाइपोथैलेमस में स्टोर होती है। फिर आप क्या करोगे? जब आपको आंसर याद आ जाएगा तो आप एक आंसर पे टिक लगाएंगे, यानी कि राइटिंग करेंगे, वो भी आपका इसी हाइपोथैलेमस से है। उसके बाद रीजनिंग के जब क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आपके पास तार्किकी क्षमता होनी चाहिए, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वो भी यहीं पे है। मैथ्स सॉल्व करने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, वो भी आपका यहीं पे होता है। यहाँ तक कि पेपर क्लियर करने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे और वहां जाके बोलोगे, वो भी आपका कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है। तो कुल मिला जुला के मैं बताना ये चाह रही थी कि हाइपोथैलेमस आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी स्टोर करता है, आपके जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस हैं जो आप अपनी इच्छा से करते हो, लिखना, खाना, पीना, हाथ चलाना, पैर चलाना, वो सब आपके यहीं से कंट्रोल होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी आपकी यहीं पे, इंटेलिजेंस आपकी यहीं से वो नापी जाती है। स्पीच भी वॉलेंटरी एक्शन ही है। स्पीच भी तो आपका वॉलेंटरी एक्शन है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है जो आप अपनी इच्छा से करते हो, वो सब आपका हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा आपका इनवॉलेंटरी एक्शन कहाँ से कंट्रोल होते हैं? इनवॉलेंटरी एक्शन जैसे आपके दिल की धड़कन खुद ही धड़क रही है, आपकी पाचन क्रिया अपने आप पाचन चल रहा है, आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना कि जी आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं खाना नहीं पचाऊंगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनवॉलेंटरी एक्शन जितने भी है, वो कंट्रोल होते हैं आपके
हाइंड ब्रेन में, पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगाटा है, वहां से। ठीक है, जल्दी से बताओ, हाइपोथैलेमस गलत तो नहीं करोगे? हाइपोथैलेमस गलत करके तो नहीं आएंगे? हाइपोथैलेमस के सारे काम याद हो गए? चलो अगला देखिए। निखत, मुझे आज पता चला राइट करूंगी से कि तुम मतलब लड़की हो। मैं तो सोचती थी नाम देके कि मतलब आप कोई मतलब लड़के हैं। अगला बताइए, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट ही नहीं करता? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट ही नहीं करता? अगर इसने रेस्ट किया तो बेटा तुम ही रेस्ट इन पीस हो जाओगे। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट करता ही नहीं है? इसने रेस्ट किया तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, RIP लग जाएगा नाम के आगे। क्या होगा? हार्ट। हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है ना। अगला बताइए, इनमें से कौन सा, ये तो पता ही है देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल को कैसे अलग करोगे? सेल वॉल से अलग करोगे। इसको मैं नहीं, इस पे इतना टाइम दूंगी। अगला बताइए, 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए खाने में क्या होना बहुत ही जरूरी है? मतलब जब तक बच्चा ग्रोइंग एज में है, उसके विकास और वृद्धि के लिए, विकास और वृद्धि के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, फैट या मिल्क? 14 साल के उम्र तक के बच्चे का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए, विकास और वृद्धि चाहिए। तो विकास और वृद्धि के लिए क्या चाहिए होता है? विकास और वृद्धि, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दो बच्चे हो, एक का नाम विकास है और बेटी का नाम वृद्धि है ना। विकास और वृद्धि आइडिया अच्छा है वैसे। एनीवेज, विकास और वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, प्रोटीन चाहिए होता है। अगला बताओ, इनमें से कौन सा सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी नहीं है? किसके बिना बीज अंकुरित हो सकते हैं? हवा के बिना, पानी के बिना, सूर्य प्रकाश के बिना या टेम्परेचर के बिना, उपयुक्त तापमान के बिना? नहीं दिवाकर, बिना दूध के भी काम चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो दूध पी ही नहीं पाते। तो दूध नहीं पीते तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाते हैं या वो बढ़ते नहीं है, चल जाता है उनका काम। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे भी जो है, जमीन के नीचे भी तो बीज अंकुरित होते हैं, वहां पे सनलाइट थोड़ी पहुंच रही है। या वो छोड़ो, आज के जमाने में लोग स्प्राउट्स ज्यादा खाते हैं ब्रेकफास्ट में, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जहाँ पे स्प्राउट्स खाए जाते हैं। तो स्प्राउट्स क्या होता है? हम रात को दाल, चना, सोयाबीन, मूंग दाल, है ना, ये सब भिगो के रख देते हैं, सुबह तक वो अंकुरित हो जाता है। तो जब हम रात को भिगो के रखते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अलग से कोई सूरज निकलता है रात को उसे अंकुरित करने के लिए। तो रात को बिना लाइट के भी वो अंकुरित हो जाते हैं। अगला बताइए, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? एंड एवी ल्यूवेन हुक ने, विलियम हार्वे ने, ग्रेगर मेंडल ने या रोनाल्ड रॉस ने? बफरिंग और किसी की भी हो रही है क्या? और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? चलिए, तो अजय आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है विलियम हार्वे। एवी लुवेन हुक ने तो फर्स्ट टाइम सेल्स को ऑब्जर्व किया था। क्या किया था? फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसे सेल नाम ना देके उन्होंने उसका नाम क्या दिया था? उन्होंने उसका नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। किया क्या था? इन्होंने बारिश का पानी देखा था लेंस के नीचे, तो इन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया था, और उन्हीं हिलते हुए कणों को ही इन्होंने सेल नाम, वो उसमें बारिश के पानी में सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया थे, एक कोशिकीय जीवाणु थे, जो कि सेल ही है, पर इन्होंने उसे सेल नाम ना देके एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। बाद में रॉबर्ट हुक आए थे जिन्होंने फिर उसे सेल नाम दिया था।
विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, रक्त परिसंचरण तंत्र बताया था। ग्रिगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी या वांशिकता के नियम दिए थे। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने अनुवांशिकी के नियम या फिर लॉज ऑफ जेनेटिक्स बताए थे। क्या बताए थे इन्होंने? लॉज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने बताया था रोल ऑफ एनाफिलिस मॉस्किटो, रोल ऑफ एनाफिलिस मॉस्किटो इन मलेरिया। कई बार शॉर्ट में ये भी कह देते हैं कि मलेरिया की खोज किसने की थी, तो भी हम रोनाल्ड रॉस का ही नाम टिक कर देते हैं, बट एक्चुअली रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज नहीं की थी। उन्होंने इस एनाफिलिस मच्छरिया का काम, देखो फीमेल होती है इसलिए मच्छरिया कह रही हूँ, इन्होंने एनाफिलिस मच्छरिया का रोल बताया था कि उसकी वजह से ये मलेरिया फैलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंसुलिन एंजाइम नहीं है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है जो कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अगला बताइए, आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसको भी मैं नहीं ज्यादा डिस्कस कर रही, ना ही आप लोगों को क्विज दे रही हूँ, क्योंकि ये भी पता ही है। थाई बोन है जो कि जांग की हड्डी होती है, जिसे फीमर बोला जाता है ना। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, ध्यान दीजिएगा। स्मॉलेस्ट हड्डी, देखो लास्ट मिनट है तो कुछ कुछ चीजें जो रिवाइज करके जाइए। स्मॉलेस्ट बोन पूछेगा तो स्टेप्स बता दीजिएगा, जो कि कान की हड्डी है। स्मॉलेस्ट मसल अगर पूछेगा, सबसे छोटी मांसपेशी पूछेगा, तो स्टेप्स के पास ही स्टेपीडियस नाम की हड्डी होती है। कौन सी होती है? स्टेपीडियस नाम की हड्डी मसल होती है। ये आपके शरीर की सबसे छोटी मसल है। कहाँ पे है? कान में है ये भी। अगर लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट मसल पूछेगा, सबसे बड़ी मांसपेशी पूछेगा, तो वो होती है आपकी मैक्सिमस ग्लूटियस। मैक्सिमस ग्लूटियस नाम की मांसपेशी है, ये भी आपके जांग में होती है। कहाँ होती है? जांग में होती है, थाई में होती है। ठीक है। और अगर पूछेगा कि मसल्स का रेड कलर किसकी वजह से होता है, रेड कलर ऑफ मसल्स, मसल्स का रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो बता दीजिएगा मायोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मायोग्लोबिन की वजह से होता है। और अगर पूछ ले कि मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो मसल्स की स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। ठीक है। चलिए अगला बताइए, हमारे कितने वर्टिब्रे होते हैं? ये तो पता ही होना चाहिए। आपके अंदर कितने, आपके मेरुदंड में यानी कि कुरोशिकी में, आपकी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं? एडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर 26 होती हैं, और छोटे बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर कितनी होती हैं? 33 होती हैं। हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी, एक बार बताना, देखो तुम्हें कितना पता है ये। गधे और घोड़े का बच्चा क्या कहलाएगा? गधे और घोड़े का बच्चा क्या कहलाएगा? हिंदी में भी बता रही हूँ अनुप्रिया, बोल बस। देखो लिखूंगी अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं साथ साथ बोलती भी जा रही हूँ। आप कॉपी पेन अपने साथ रखो। बाकी मैं कोशिश करूंगी अनुप्रिया कि अब दोनों में लिखूं। ठीक है। क्या होगा? म्यूल होगा, खच्चर होगा। यॉर्निंग क्यों होती है? हमें जमाई क्यों आती है? उबासी क्यों आती है? जमाई क्यों आती है? यॉर्निंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? जब आपके ब्लड के अंदर क्या होता है? जब आपके ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है।
ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होती, कोशिका विभाजन नहीं होता है? यह आपके शरीर की सबसे लंबी, यह आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्व सेल्स। रोशन उसमें क्या एक्सप्लेन करना है? जब आपकी बॉडी के अंदर, जब आपके ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है ना, तब आपको उबासी आती है। ये क्या है? ये आपके शरीर की लॉन्गेस्ट सेल भी है, यानी कि सबसे लंबी कोशिका भी है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो आप यही बता देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे कौन से सेल हैं जिनके पास लीस्ट रीजेनरेशन पावर होती है, लीस्ट रीजेनरेशन पावर, यानी कि वो पुनः निर्मित नहीं हो सकते, तो बता दीजिएगा नर्व सेल। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा मैक्सिमम रीजेनरेशन किसके पास होती है, मैक्सिमम रीजेनरेशन कौन कर सकता है, तो मैक्सिमम रीजेनरेशन कर सकते हैं आपके लिवर सेल्स, जिन्हें कहा जाता है हिपैटिक सेल्स। कौन से सेल होते हैं? हिपैटिक सेल, आपकी यकृत कोशिका, यकृत कोशिका। अगला बताइए। हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है, हम सभी जानते हैं। जीरोथैल्मिया अभी अभी बताया था, विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें आपके आंख के आंसू सूख जाते हैं। पढ़ लो अच्छे से। पूछ रहा है जीरोथैल्मिया नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो जीरोथैल्मिया नाम की बीमारी आपके शरीर में किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अगला पूछा जा रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये मैं बता चुकी हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है ना। और अगर पूछा जाएगा आपके शरीर में सबसे बड़ी लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बता दीजिएगा, पेनक्रियाज। एंटीबायोटिक क्या होता है, इसे बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक कभी भी आप सिंथेटिकली लैब में नहीं बना सकते, कभी भी इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता। ओनली प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसे केवल सजीव ही बना सकते हैं, आप लैब के अंदर नहीं बना सकते। दूसरी बात, ये हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मारता है, ये हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारेगा, सूक्ष्म जीवी को ही मारेगा, सूक्ष्म जीवी को ही मारेगा। ऐसा नहीं है एंटीबायोटिक मेरे को भी मार सकता है, वरना तो मैं एंटीबायोटिक खाती हूँ, मैं खुद ही नहीं मर जाऊंगी। क्या होता है, मैं एंटीबायोटिक खाती हूँ तो मेरे अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं, ना कि मैं मरती हूँ। तो क्या हो गया, ये कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं, और जो कि दूसरे माइक्रोब्स यानी कि दूसरे रोगाणु या दूसरे सूक्ष्म जीवियों के विकास को या उनके वृद्धि को रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होता है?
कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सुक्रोज? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ग्लाइकोजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोजन, है ना? अगर हमारे अंदर पूछा जाएगा, ये क्या है? इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। अभी बताऊंगी रिजर्व फूड मटेरियल होता क्या है। और ग्लाइकोजन क्या होते हैं? ग्लाइकोजन होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स। ये क्या होते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स। रिजर्व का मतलब है क्या? मान लो आज मैंने बहुत सारा ग्लूकोज खा लिया, आज मैंने बहुत सारा ग्लूकोज खाया। अब इतना सारा, मान लो आज मैंने रसगुल्ले खा लिए, अब रसगुल्ले खा के तो ज्यादा मीठा खाया है, ज्यादा ग्लूकोज मिल गया। लेकिन जरूरत क्या थी? थोड़े की थी। जितनी एनर्जी की जरूरत थी उतना ग्लूकोज मेरे शरीर में यूज हो गया। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रह गया, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रह गया उसको क्या करेगा? इंसुलिन नाम का हार्मोन एक लंबी सी श्रृंखला में, एक लंबी सी चेन में कन्वर्ट कर देगा, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजन। अब अगले दिन अगर मैंने फास्ट रख लिया तो मैंने तो बिल्कुल भी शुगर नहीं खाई, अब कैसे एनर्जी मिलेगी? तो यही ग्लाइकोजन आपका टूट जाएगा और टूट के वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। तो इस तरीके से मेरे शरीर ने क्या किया था? एक लंबी सी चेन बना के, ग्लाइकोजन बना के अपने शरीर के अंदर फूड को स्टोर करके रख लिया था। जैसे मेरे शरीर में ग्लाइकोजन बनता है, ऐसे ही प्लांट के शरीर में स्टार्च बनता है। ऐसे ही प्लांट के शरीर में क्या बनता है? स्टार्च बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला पूछ रहा है पाचन क्रिया में कौन मदद करते हैं, ये बताना जरा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देखो, तुम लोग पेपर देने जा रहे हो तो पेपर में करके क्या आओगे? सेकंड बगल वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंजाइम्स होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हम सभी को पता है डाइजेशन में क्या चाहिए होता है? डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। थैंक गॉड 100% आंसर सही आया है पहली बार। चलिए अगला बताइए। हमारे शरीर में से एक्स्ट्रा वाटर, फैट और सारा वेस्ट निकालने का काम, अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम किसका होता है? किडनी का है, त्वचा का है, स्प्लीन यानी कि तिल्ली या प्लीहा का है, या सलाइवरी ग्लैंड्स का है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? किडनी होगा। ठीक है, सारा वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालने का काम किसका है? नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालने का काम किडनी का है। अच्छा, नाइट्रोजिनस से प्लीज ध्यान रखिएगा, जो जो बातें बता रही हूँ ना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही बता रही हूँ। अगर आपको ऑप्शन दे दिया, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया फैट, फैट कितना गंदा लिखा है मैंने। मान लो आपको ऑप्शन में दे दिया गया फैट, दूसरा ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन दिया विटामिन और चौथा ऑप्शन दे दिया प्रोटीन, और आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजिनस इन नेचर, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन कृत होता है?
तो बता देंगे नाइट्रोजन कृत कौन सा है, बताइए जरा कमेंट करके, इनमें से कौन सा पोषक तत्व, कौन सा न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन कृत है, बताइए जल्दी से। हाँ, कर दी ना गड़बड़, इसीलिए मैं बताती जा रही हूँ। देखिए सबके अंदर तीन ही चीजें हैं, इन सब के अंदर क्या है, इन सब के अंदर तीन ही चीजें हैं। ऊपर वाले जो तीन है इनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस किसी के अंदर कोबाल्ट है, जैसे साइनोकोबैल्मिन नाम का जो आपका विटामिन होता है उसमें ये होता है, सल्फर होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात की जाएगी तो नाइट्रोजन केवल और केवल किसके अंदर होता है, केवल और केवल प्रोटीन के अंदर होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस है, तो नाइट्रोजिनस में आप किसका नाम बता देंगे, नाइट्रोजिनस में आप प्रोटीन का नाम बताएंगे। याद रखिएगा नाइट्रोजिनस सिर्फ एक ही पोषक तत्व है और वो कौन सा है, आपका प्रोटीन है। ठीक है, गलत मत कीजिएगा। अगला बताओ, ईईजी, ईसीजी नहीं है, ध्यान देना, ईईजी पूछा है। ईईजी किसको मेजर करने के लिए यूज करते हो, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी होता है ये। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी, है ना। एक होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, एक होती है इलेक्ट्रो ऑक्यूलो इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रो मायोग्राफी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपका ईसीजी, ये हो गया आपका ईओजी, ये हो गया आपका ईएमजी, और ये हो गया क्या आपका ईईजी। ईईजी तो होता है आपके ब्रेन के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है आपकी मसल्स के लिए, ये मसल्स का टेस्ट है। इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी आपकी आई का टेस्ट है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपकी हार्ट का टेस्ट है। ठीक है, ये हार्ट का टेस्ट है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, लॉक्ड जॉ। लॉक्ड जॉ आपके कौन सा डिजीज का डिसऑर्डर है, आखिरी स्टेज होती है। आपके पूरे मुंह में केवल मैंडिबल बोन, जो जबड़े की हड्डी है, सिर्फ वही हिल सकती है, लेकिन इस बीमारी में वो भी हिलना बंद कर देती है। जॉ बोन कौन सी होती है, आपके जबड़े में होती है मैंडिबल नाम की बोन। कौन सी हड्डी होती है, मैंडिबल नाम की हड्डी होती है आपके जबड़े में। ये आपके पूरे शरीर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सबसे कठोर हड्डी है। क्या है, सबसे कठोर हड्डी है, सबसे कठोर अस्थि है ना। और यही आपकी मैंडिबल ही क्या है, मैंडिबल आपकी ओनली मूवेबल बोन है, ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। आपके खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी है, बाकी कोई भी अपनी जगह से हिलती नहीं है। और ये क्या होता है, टेटनस में ये भी हिलना बंद कर देती है। टेटनस में क्या होता है, टेटनस के अंदर ये भी काम करना बंद कर देती है। अगला बताइए, डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी का। हिंट के लिए आप लोगों को बता दूं कि डब्ल्यूबीसी ही वो सेल हैं जिन्हें शरीर का पुलिसमैन या सोल्जर कहा जाता है। पुलिसमैन या फिर सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर का सिपाही, शरीर का सिपाही कहते हैं इसे। और कई बार यहाँ से आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशो कितना होगा। तो आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशो यानी कि अनुपात बता दीजिएगा, 600:1। कितना बताएंगे, 600:1। और इसे पुलिसमैन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। अगला बताइए, कौन से ऐसे जानवर है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए आंखों की जगह साउंड का इस्तेमाल करते हैं।
कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए अपनी आंखों की जगह साउंड का इस्तेमाल करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बैट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बैट, यानी कि चमगादड़। ये तो अभी मैंने बताया था, प्रेग्नेंट वुमेन में यूजुअली किसकी कमी होती है? आयरन और कैल्शियम की। लाइट कौन से कलर को, देखो ये तो मैंने 1000 बार बता दिया आप लोगों को। क्लोरोफिल कौन से 2 कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है? हिंट के लिए बता देती हूँ कि अगर वेवलेंथ देखा जाए तो 500 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी। तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल, बस। ठीक है, किसे? रेड और ब्लू को। अगला बताइए, जिंजर जो है वो स्टेम है। जिंजर को कहा गया है कि वो एक तना है, वो जड़ नहीं है। क्यों कहा जाता है ऐसा? कि वो तो जमीन के नीचे होता है, उसे तो जड़ कहना चाहिए, लेकिन हम उसे तना बताते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास नोड्स और इंटरनोड्स है। हार्ट अटैक क्यों होता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। हार्ट अटैक क्यों होता है? कमेंट के अंदर आंसर मत दीजिए, जिसको भी आंसर देना है, पोल चल रहा है, पोल के अंदर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड देती है, ताकि हार्ट को भी ऑक्सीजन मिल सके और वो क्या कर सके? काम कर सके। लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको खुद को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, खुद को ब्लड नहीं मिल पाता और हार्ट काम करना बंद कर देता है। पर एक बात याद रखिएगा, द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक इज मोर कॉमन इन विमेन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बता दीजिएगा ये महिलाओं में होने की इसकी संभावना ज्यादा होती है। अगला बताइए, सी एल्गे समुद्री शैवाल से आपको कौन सा तत्व मिलता है? समुद्री शैवाल से आपको कौन सा तत्व मिलता है? कमेंट मैंने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि मना करने के बाद भी कमेंट में आंसर दिए जा रहे थे आप लोग लगातार। देखो पेपर आने वाला है, डाउट के लिए कमेंट्स ऑन कर रही हो, आंसर देने के लिए नहीं, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री शैवाल क्या देते हैं? देखो देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आयोडीन, है ना? अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ कौन सा कलर देता है? मंड कहा जाता है हिंदी में। तो स्टार्च के साथ आयोडीन कौन सा कलर देता है? स्टार्च के साथ आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है। अगला बताइए, सबसे बड़ी लिविंग बर्ड कौन सी है? ये तो पता ही है सभी को, ऑस्ट्रिच है ना? अगला बताइए, किस खाने से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। सबको पता है सोयाबीन खाना चाहिए। अगला बताओ, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी क्लास में बताया। देखती हूँ कितने अलर्ट, कितने अटेंटिव हो। 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए।
अमृता कमेंट में आंसर मत दो, पोल में आंसर दीजिए। देखो फिर भी काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एड्रीनल ग्लैंड। पैरेट का ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। और अगर पूछा जाए टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन। ठीक है। और कोई भी अलग कलर अगर पूछा जाए कि किसकी वजह से है, ठीक है, जैसे रेड कलर पूछ सॉरी येलो कलर पूछ लिया, या रेड कलर पूछ लिया, या ऑरेंज कलर पूछ लिया, तो वो फिर आप बता देना ज़ैंथोफिल की वजह से। अगर कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो ज़ैंथोफिल पे मार्क कर देना। ये भी मैंने अभी आज ही की क्लास में बताया। वो इंसेक्ट जो डिजीज को फैलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कई सारी चीजें बताई थी ना आप लोगों को। मैंने पैथोजन बताया, एंटीजन बताया, और मैंने बताया जो इस पैथोजन को फैलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर, ट्रांसमिटर, ड्रोन या कंडक्टर, उन्हें क्या कहते हो? उन्हें कहा जाता है वेक्टर। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहा जाता है वेक्टर। ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल ब्लड शुगर 120 से 150 होता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल पूछेगा, अगर कोलेस्ट्रॉल पूछा जाएगा, करेक्ट, अगर कोलेस्ट्रॉल पूछा जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बता दीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 180 से 200 mg पर 100 ml ब्लड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है? सॉरी, एक्सक्यूज मी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीडिंग गम्स कौन सी विटामिन की कमी से आपके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और उनमें खून आने लगता है? इस बीमारी का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। अगला क्या पूछा जा रहा है? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस विकसित होती है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, जब आप सॉरी ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में। नहीं, सही तो पता है। फोटो फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है? ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और साथ में रिलीज होती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस, है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल मैंने बता ही दिया था, 150 से 200 mg। बाकी 180 होता है, 180 से 200, पर हमारे पास अभी फिलहाल करेक्ट आंसर यही था तो हमने ये लगा दिया। ठीक है। पूछ रहे कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। बेरी विटामिन B1 की वजह से होती है, जिसे थाइमीन कहा जाता है। पेलिग्रा विटामिन B3 की कमी से होती है, जिसे नियासिन कहा जाता है। और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अगला बताइए, कैंसर में क्या होता है? कैंसर के अंदर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, या कोशिकाओं में सूजन हो जाती है, या कोशिकाओं में लालपन और जलन होने लगती है, या कोशिका विकृत हो जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनके अंदर क्या हो जाता है? इनके अंदर
से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। अगला बताइए, आपके लिवर में कौन सा विटामिन बनता है? लिवर के अंदर कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? कौन सा विटामिन बनेगा इसके अंदर? आपके लिवर के अंदर विटामिन के बनता है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, लिवर के अंदर कौन सा विटामिन बनता है? फाइलोक्विनोन नाम का विटामिन के बनता है। इस विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के को और क्या कहा जाता है? विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइए, हार्ट मरमर। अगर आपके आवाज में से अगर दिल में लबडब की जगह कोई और आवाज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हो गया? आपके हार्ट में क्या कमी आ गई है कि आपका हार्ट जो है वो ठीक से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डिफेक्टिव वॉल्व। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डिफेक्टिव वॉल्व। यानी कि आपके वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हार्ट में से साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हृदय में से आवाज क्यों आती है, तो बता दीजिएगा हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। जब आपके कपाट बंद होते हैं तो कपाट के बंद होने के कारण हृदय में से लबडब की आवाज सुनाई देती है। अगला बताइए, अगर नींद नहीं आ रही है तो आप उस बीमारी को, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? नींद ना आने को क्या कहा जाता है? नींद ना आने को क्या कहा जाता है? नींद ना आने को, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेल्यूसिनेशन होता है भ्रम। जब कोई चीज ना हो फिर भी आपको दिखाई दे रही हो, जब कोई चीज ना हो फिर भी आपको दिखाई दे रही हो, उसे कहा जाता है आपका। और जब नींद, हेल्यूसिनेशन, और जब नींद ना आ रही हो तो उसे कहा जाता है इंसोम्निया। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट सही है? कमेंट में आंसर देने से बाज नहीं आओगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखो, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। पहले देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, फिर मैं बताऊंगी, उस हिसाब से डिस्कस करूंगी। काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका। ठीक है, इसका मतलब आता है, आप लोगों को पता है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। अगला बताइए, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा एक खराब हो गया है और दोबारा से बनाना है तो कौन से सेल्स से बनाया जाएगा?
करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेम सेल्स। ये बच्चों के, जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो जिस नाल द्वारा वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, उस नाल को जब काटा जाता है तो उसके अंदर से ये स्टेम सेल्स ऑब्टेन होते हैं। अमीनोसिंथेसिस कौन किस चीज के लिए यूज होने वाला मेथड है? अमीनोसिंथेसिस किस चीज के लिए यूज होने वाला मेथड है? अमीनोसिंथेसिस क्या होता है? बच्चे की फीटल हेल्थ के लिए होता है। किस लिए होता है? बच्चे की फीटल हेल्थ बताने के लिए कि कहीं उससे कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। ब्लड कोआगुलेशन के लिए, खून का थक्का जमाने के लिए कौन सी कोशिका चाहिए होती है? तो ये हमें पता है, खून का थक्का जमाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेटलेट्स चाहिए होती हैं। इनमें से कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है? ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द फॉलोइंग, एक्साइटमेंट के दौरान ये भी हमने कर लिया। क्लोव, बताइए जो लौंग हम खाते हैं ये पेड़ का कौन सा हिस्सा होता है? लौंग जो हम खाते हैं ये पेड़ का कौन सा हिस्सा है? क्या होता है? ये ड्राइड बड होती है, सूखी हुई कली होती है। क्या होता है ये? सूखी हुई कली होती है, ड्राइड बड होता है जो लौंग हम खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑर्गन नेवर रेस्ट? हार्ट, ये हम कर चुके हैं। अगला बताइए, आपका कौन सा हिस्सा है आंखों का जो आंखों की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके आंखों का कलर बताता है। आंखों का कलर किससे पता चलता है? आपके आइरिस से पता चलता है। ठीक है, और विट्रस बॉडी से ही आपके टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं। ठीक, कोरोइड वो लेयर होती है जिसके अंदर आपकी सारी आंखों की ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी कि सारी रुधिर वाहिका, आपकी सारी रुधिर वाहिका। कई बार आंखों की नसें नहीं दिखने लगती लाल लाल सी, वो सारी आंखों की नसें कहाँ मौजूद होती हैं? आपकी कोरोइड में प्रेजेंट होती हैं। और क्योंकि ब्लड यहीं पे मौजूद है, तो अगर पूछा जाएगा कि आंखों को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहाँ से मिलता है, तो आंखों को पोषण भी कहाँ से मिलता है? इसी कोरोइड से मिलता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, विलियम हार्वे ने दिया था। ल्यूवेन हुक ने एनिमल सेल्स देखे थे सबसे पहले, जिनको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिए थे, और रोनाल्ड लॉस ने मलेरिया के बारे में बताया था। हे फीवर, ये फीवर कब होता है? हे फीवर कौन सी बीमारी का लक्षण है? आपसे कहा जा रहा है हे फीवर कौन सी बीमारी का लक्षण है? खुशबू, मेजरली आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके ज्यादातर बायो से आते हैं, इसलिए आज पूरी बायो की रिवीजन कराइए। इससे पहले वाले मॉक में हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस किए हैं। आज आप लोगों का लास्ट मॉक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा एलर्जी। एलर्जी के दौरान आपका ये हे फीवर, एलर्जी में आपका हिस्टामीन नाम का प्रोटीन बनता है। कौन सा प्रोटीन बनता है? हिस्टामीन नाम का प्रोटीन बनता है, जिसकी एलर्जी के टाइम पे, जिसकी वजह से आपको फीवर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? आपको फीवर हो जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, देखिए बैक्टीरिया है ना, कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा, या फिर कह सकते हो पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ये एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हार्श कंडीशन में, कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, है ना। तो ये किस में आता है, ये यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, यू बैक्टीरिया। और अगर पूछा जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसे कौन से जगत में रखा गया है, कौन से किंगडम में रखा गया है, तो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं। कौन से किंगडम में पाए जाते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर पाए जाते हैं। यॉर्निंग किस वजह से होती है, यॉर्निंग एक्स्ट्रा CO2 इन ब्लड की वजह से होती है, ये हमने कर लिया। ब्लड में से अगर सारे ब्लड में से अगर सारे ब्लड कॉर्पसेल्स निकाल दिए जाएंगे तो जो हिस्सा बचता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। ये तो इजी क्वेश्चन है। हार्ट मर्मर डिफेक्टिव वॉल्व की वजह से हो रहा था, कर लिया हमने। इसे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल किस लिए फेमस है, ग्रेगर जॉन मेंडल किस लिए फेमस है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, नामांतरण का सिद्धांत, भाषवंता का नियम, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, या फिर अधिग्रहित पात्रों में का सिद्धांत। क्या दिया था उन्होंने, लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए थे। क्या दिए थे उन्होंने, लॉज ऑफ हेरिडिटी। दिख नहीं रहा मुझे, पीछे रोशनी है ना, यहाँ लाइट जला लो। अगला बताइए, डायनासोर्स क्या थे। बताइए डायनासोर्स क्या थे, स्तनधारी जानवर थे, या बड़े शाकाहारी जानवर थे जो खत्म हो गए, जिनसे दरियाई घोड़े बने हैं, या आपके एग लेइंग मैमल्स थे यानी कि अंडा देने वाले स्तनधारी जानवर थे, या रेप्टाइल्स सरीसृप थे जो। करेक्ट आंसर क्या होगा, वो क्या थे, वो रेप्टाइल्स थे। जो डायनासोर्स आपके खत्म हो गए वो क्या थे, वो रेप्टाइल्स थे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वेट ग्लैंड्स मेनली किस लिए होते हैं, जल्दी बताइए, स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं, मेन काम होता है इनका किसका, थर्मो रेगुलेशन का। क्योंकि आपके स्किन के ऊपर जब स्वेट बनता है, पसीना बनता है, तो उसको वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन के थ्रू उड़ना होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है स्वेट। जब पंखा चलाते हो तो वो क्या होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। तो उसे लिक्विड से गैस बनने के लिए यानी कि द्रव से गैसीय अवस्था में आने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए।
और वो हीट कहाँ से लेता है? आपकी त्वचा के नीचे से लेता है, यानी कि आपकी स्किन से लेता है और भाप बन के उड़ जाता है और साथ में आपके स्किन में से सारी गर्मी को निकाल देता है। इसीलिए स्वेटिंग से आपको गर्मी, जब आपको गर्मी लगती है तो आपको स्वेटिंग होती है ताकि शरीर ठंडा हो सके। ठीक है। नॉर्मल आरबीसी काउंट हमारे शरीर में कितने होने चाहिए? 5.5 मिलियन। और अभी मैंने आपको बताया था आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600:1। अगला बताइए, सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सबसे ज्यादा मीठी शुगर आपकी कौन सी? सबसे ज्यादा मीठी शुगर है आपकी फ्रक्टोज, जिसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, फलों की शर्करा, क्योंकि सभी फलों के अंदर यही पाई जाती है। सुक्रोज को कहते हैं टेबल शुगर, हमारे घर के टेबल पे यही शुगर रखी होती है। और क्योंकि ये शुगर हमें गन्ने से मिलती है, शुगर केन से मिलती है, इसीलिए इसको केन शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। या फिर इसे कहा जाता है ग्रेप शुगर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सभी फलों के अंदर फ्रक्टोज है, सिर्फ एक फल को छोड़ के, और वो एक फल कौन सा है? ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज होती है। माल्टोज को बोला जाता है अनाज की शर्करा। माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्टोज को कहते हैं अनाज की शर्करा, ग्रेन शुगर कहा जाता है इसको। अगला बताइए, टेटनस किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम की वजह से, वायरस की वजह से, या आपके बैक्टीरियोफाज की वजह से, या सैल्मोनेला की वजह से? तो देखिए, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से आपको टाइफॉइड होता है ना। और टाइफॉइड के लिए पूछा जाएगा कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो टाइफॉइड के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? इसमें नाम में भले ही बैक्टीरियो आ रहा है, लेकिन ये वायरस होते हैं। और कौन से वायरस होते हैं? ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कुछ वायरस तो हमारे अंदर बीमारी कर देते हैं, वो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। कुछ वायरस पेड़ पौधों में बीमारी करते हैं, वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें मार देते हैं। हमारे गंगा वाटर के अंदर यही मौजूद है। इसीलिए कोई भी बीमारी हो तो कहा जाता है कि क्या करो, तो इसे क्या कहा जाता है कि गंगा वाटर के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा नहा लो तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया हैं वो इस वायरस से मर जाते हैं, क्योंकि गंगा वाटर के अंदर आपके बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम के, इससे टेटनस होता है। इसी से क्या होता है? इससे टेटनस नाम की बीमारी आपकी होती है। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? हम कर चुके हैं, एड्रीनल ग्लैंड कंट्रोल करते हैं। पीस को मैक्सिमम लॉस किससे होता है? जब उसकी छाल हट जाती है, जब उसकी छाल हट जाती है तब। अगला बताइए, मैग्नीशियम के अंदर इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम के अंदर क्या पाया जाता है? देखो, अगर हम बात करेंगे किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है, और बाकी नाइट्रोजन कुछ इस तरीके का बॉन्ड बना रहे होते हैं, है ना। नाइट्रोजन कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं।
अब यहीं से क्या करो, इस आयरन को हटा दो और यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दो, तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, क्लोरोफिल का। सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, क्लोरोफिल का, यानी कि क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम टू सेम होता है, ऐसा। ठीक है। अगला पूछ रहा है आपसे, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो बच्चा बच्चा भी बता देगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डॉली जो कि हमारी पहली क्लोन्ड एनिमल है, वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर बताइए, वो क्या है। डॉली क्या है, डॉली हमारी फर्स्ट क्लोन्ड शीप है, शीप, भेड़ है। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है, सब्जियों में जो है, सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, ये तो कोई भी बता देगा। कहते हैं ना, सब्जी धो के मत रखो, सब्जी धो के रखोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा, चीजें उतनी ज्यादा जल्दी गलती हैं या सड़ती हैं। इसीलिए हम अदरक वगैरह ऐसे ही ला के रख देते हैं, उसे कभी भी धो के नहीं रखते हैं। अनीमिया किसकी वजह से होता है, बताया था, विटामिन B9 की कमी से होता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो एनीमिक होती है, क्योंकि उनमें क्या है, उनके अंदर विटामिन B9 की कमी हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन, बताइए, अगर आपकी ब्लड वेसल को डिक्रीज कर दिया जाए तो आपके ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके ब्लड वेसल्स को, रुधिर वाहिका का जो व्यास है, अगर हम उसे कम कर देते हैं या उसकी त्रिज्या जो है उसे घटा देते हैं, तो बताइए रक्तचाप क्या होगा। क्वेश्चन में कम लिख रखा है, ये कम नहीं है, रक्तचाप क्या हो जाता है। तो रक्तचाप इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घरों में हम जब पानी देते हैं, पेड़ पौधों में पानी देते हैं या धुलाई करते हैं, तो देखा, जब आप पाइप को आगे से दबा देते हो, उसकी त्रिज्या को कम कर देते हो, तो उसमें से भी पानी कैसा होता है, ज्यादा प्रेशर के साथ निकलता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यही सारे क्या थे आज के आपके सारे PYQs थे, और इन्हीं को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना। मैं इसकी PDF आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए, ये जो भी हमने आज किया है ना, इसकी PDF मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों को PDF दे दिया है विद आंसर्स भी। पहले भी PDF अपलोड कर दी थी, और अब आंसर वाली भी क्या कर दी है, आंसर वाली भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। ठीक है। तो सबसे ऊपर आप लोगों को ये PDF मिल रही होगी, इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे रीच कर सकते हैं, कहाँ पे, मेरी Gmail ID पे, विच इज shalini.singh@adda24/7। आप लोग यहाँ पे मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरी Gmail ID है, आप लोग यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आप लोगों से एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू सो मच।